हम कंपाउंड की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल एंड केमिकल Sir, क्लासिफिकेशन। your voice is breaking. वॉइस स्लो आ रही है या ब्रेक हो रही है? चलिए सर बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके। सो मैटर के बारे में मैं क्या बोल रहा था कि फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में क्या आप जानते हो ऑलरेडी कि सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होते हैं और गैसेस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है। गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना उसका डेफिनेट शेप होता है। ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है हमें, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें जानना जरूरी है। सॉलिड को फिर ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट प्रोसेस। Sir, your voice is breaking. Yes, sir, your voice is breaking. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, ठीक है, नोटिस किया मैंने, देखा वॉइस अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. No, sir. वॉइस से रिलेटेड इशू जो था, ठीक है, ओके। सो लिक्विड एंड गैसेस की बात कर रहे थे। सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अगर मान लीजिए मैं लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन की बात करूं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, वेपराइजिंग, राइट। वेपराइजेशन प्रोसेस है जिससे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। Sir, your voice is इसको breaking. लिक्विड में कन्वर्ट करना से अभी भी Yes, sir. फ्रॉम एवरीवन, अभी क्या इशू चल रहा है? वो इसका इशू सबको आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. लेट मी नो चैट बॉक्स में। ओके, जस्ट वेट अ मिनट ना।
तो अब अभी कोई दिक्कत नहीं है वो इसका। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं। क्या क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में? मेजर डिफरेंस तो आप जानते ही हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होते हैं, गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। सॉलिड में क्या होता है, पूरा सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। बट गैसेस के लिए ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैं फेस चेंज की बात कर रहा था कि किसी सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो मेल्टिंग होगा, बट वहीं अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे फ्रीजिंग प्रोसेस बोला जाता है ना। वैसे ही अगर किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो वो वेपराइजेशन है, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन होता है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले, प्योर सब्सटेंस में आता है, एक तो आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। पहली बात, एलिमेंट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने स्टडी किया होगा, एटलीस्ट 30 तक तो एलिमेंट याद किए होंगे, जिंक तक, राइट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दीज आर एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है एटम से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, और वो सभी एटम सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, राइट? हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सब सेम होंगे। हाँ, हाइड्रोजन का एटम और हीलियम का एटम दोनों डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स। दो डिफरेंट एलिमेंट तो टू डिफरेंट एटम्स, बट एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सभी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनाइए, ऐसा बोल सकते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम। अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जैसे H2O, एक मिनट के लिए मान लो कि H2O जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। H2O का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब आपके पास हाइड्रोजन भी हो, आपके पास ऑक्सीजन भी हो, बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे कम से कम टू डिफरेंट एटम है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट कम से कम एटलीस्ट टू डिफरेंट एटम तो होंगे, है ना? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा जाएगा कंपाउंड का, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया कंपाउंड का और एलिमेंट का। आई होप कंपाउंड एंड एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो क्लियर है। अभी जो है मिक्सचर्स बचा हुआ है कि मिक्सचर जो है उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसको सुनेंगे अच्छे से। मिक्सचर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अलग से स्पेस नहीं बचा है वहाँ पे। सबसे पहले होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, और नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में बेटा, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है सर वाटर में,
सॉल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। सॉल्ट एक सॉलिड है बट फिर भी वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर कंप्लीटली। इतना अच्छे से डिजोल्व हो जाता है कि हम देख के बता नहीं सकते कि उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व है या नहीं है। देख के नहीं बता सकते, टेस्ट करके बता सकते हैं, देख के नहीं बता सकते। देख के नहीं बता सकते इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो सॉल्ट है वो कंप्लीट डिजोल्व हो गया है उसके अंदर, या फिर जो सॉल्ट और वाटर दोनों, जो दो डिफरेंट कंपाउंड है, उन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है पूरे सिस्टम में वो यूनिफॉर्म है। जैसे मान लीजिए अगर आपने वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल मिलाया होता है, या वाटर के अंदर सैंड मिलाया होता, या वाटर के अंदर ऑयल मिलाया होता, तो ऑयल उसमें डिजोल्व नहीं होता वाटर में। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, सैंड पार्टिकल जो होते हैं, वो थोड़े हैवी होते हैं, वो भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वो क्लियरली दिखते हैं आपको कि ये डस्ट पार्टिकल है। बट सॉल्ट के पार्टिकल ऐसे नहीं है, वो नहीं, वो विजिबल नहीं है। राइट, तो होमोजीनियस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे समझना कि कोई भी दो कंपोनेंट को मिलाने पे जो अल्टीमेटली सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही फेज एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने वाटर मतलब एक लिक्विड को एक सॉलिड के साथ मिलाया, बट जैसे एक लिक्विड को सॉलिड के साथ मिलाया, अल्टीमेटली क्या मिला, एक लिक्विड। अल्टीमेटली एक लिक्विड मिला बस, सॉलिड तो चला गया, वो तो डिजोल्व हो गया। तो सिंगल फेज आपको मिला। राइट, सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है होमो और हेट्रो में। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फेज होगा बेटा। हेट्रो का एग्जांपल ले तो अगेन वाटर प्लस सैंड, तो सैंड पार्टिकल तो डिजोल्व होते नहीं है, वो तो क्लियरली विजिबल होते हैं, हमें दिख जाते हैं। राइट, यहाँ पे क्या होगा, मल्टी फेज होगा, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा फेज होगी यहाँ पे। सर जैसे फेज वाटर मतलब और क्या? सैंड को मिलाया तो जो सॉल्यूशन, ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल स्टेट। फेज मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर एंड सैंड का। वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल या सैंड मिलाया तो जो अल्टीमेटली सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको वाटर भी दिखेगा, मतलब लिक्विड, और आपको डस्ट पार्टिकल जो कि सॉलिड है वो भी दिखेंगे। तो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों दिख रहा है आपको, दोनों फेज वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। बट जब आपने वाटर के अंदर सोल्ट मिलाया था तो आपको सोल्ट जो कि सॉलिड था वो विजिबल नहीं था, वो नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ही फेज दिख रहा था पूरा, वो भी लिक्विड। राइट, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हुआ होमो और हेटेरो में क्या डिफरेंस है। यस सर। ओके, और एक और पॉइंट जो दोनों के बारे में बोला जाता है कि जो होमो है वहां पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है ना, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर था और वाटर के डस्ट पार्टिकल मिलाया, आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल जो है थोड़े हेवी होते हैं, तो वो कंटेनर के बॉटम में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो हल्के होंगे वो ऊपर मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं जितने डस्ट पार्टिकल ऊपर हैं उतने ही बॉटम बॉटम में होंगे कंटेनर के, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। बट अगर आप सोल्ट की बात करें ना, सोल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा बेटा। कंप्लीटली डिजोल्व हो गया मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। ठीक है, तो होमो और हेटेरो में ये मेजर डिफरेंस है। जो है कंपोनेंट्स का वो यूनिफॉर्म होता है, होमो में, हेटेरो में यूनिफॉर्म नहीं होता। एंड अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं समझ सकते हैं तो फेज से समझिए कि होमो में एक ही फेज एग्जिस्ट करता है, हेटेरो में मोर देन वन फेजेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, जैसे ही स्लाइड पूरा हो जाए स्क्रीनशॉट लेते रहना। हम्म, देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट 30 तक तो एलिमेंट पता होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और जितने भी एलिमेंट है 30 तक, उसमें से एटलीस्ट 20 तक आपको एटॉमिक मास भी पता होगा।
एलिमेंट का, कि हाइड्रोजन का कितना होता है, हीलियम का, लिथियम का, राइट। इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर नहीं है आता है तो अभी बता दीजिए, पहले वो लिखवा देते हैं फिर आगे चलेंगे। सर एग्जैक्ट पॉइंट्स में नहीं पता होंगे तो चलेगा ना, मास लाइक? नहीं ओके। नहीं नहीं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। चलिए, तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। टोटल 5 लॉज है यहाँ पे, है ना, जो हम स्टडी करने वाले। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बेटा नोट्स की बात ऐसा है कि जो आपको देखो, सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने आपको अल्टीमेटली बोला आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो आपके पास, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। व्हेन यू आर अटेंडिंग लेक्चर तो आप सुन रहे हैं, मुझे सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लिखने पे थोड़ा कम। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लिखना नहीं है, लिखना भी है। जितना आप लिख सकते हो उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे हो, है ना, तो आपके पास कंटेंट पूरा है, कुछ मिसिंग नहीं है। बट सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ कि आप लिखते ही जा रहे हो उसे, है ना। आपको नोट्स बहुत मिल जाएंगे, लिखा हुआ आपको 50 जगह मिल जाएगा, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात करते हैं। देखो, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट लिए जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी ने मुझे 100 ग्राम रिएक्टेंट दिया और मुझे बोला कि मुझे प्रोडक्ट बना के दीजिए, तो भी ऐसी बात है, अगर मुझे 100 ग्राम रिएक्टेंट देगा तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम में मिलेगा। हो सकता है प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट में बना दूं, या हो सकता है 4 प्रोडक्ट में बना दूं, हो सकता है 5 में बना दूं, बट जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सभी का वेट मिला के तो 100 ग्राम ही होगा, है ना। मास तो कंजर्व ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा मास आ जाएगा कहीं से या मास कम हो जाएगा। तो मास तो कंजर्व ही रहेगा, ये तो क्लियर है ना। तो मास को क्रिएट कर सकते हो आप केमिकल रिएक्शन में, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का। इन अ केमिकल चेंज, मास can neither be created nor be destroyed। मतलब सिंपल सा, स्वीट सा अगर कोई इक्वेशन लिखना है तो वो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट, ऐसा बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं। ये ट्राइंगल जो मैंने बनाया है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीटिंग। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका आप वेट निकालिए। कैल्शियम का कितना होता है बेटा? कैल्शियम का 40 होता है। फिर कार्बन है, कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का, देर आर 3 ऑक्सीजन, है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 3 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो गया। कैलकुलेट कीजिए, 100 आएगा, आप लोग कर लेना, 100 आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 100 था। राइट हैंड साइड में कैल्शियम ऑक्साइड निकालो। कैल्शियम का है 40, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल मिला के हो जाएगा 56। और CO2 में कार्बन का 12 है बेटा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, बट 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 तो 44 हो गया। एंड 56 एंड 44 मिला के 100 होगा, आना भी चाहिए। लेफ्ट में भी 100 आना चाहिए, राइट में भी 100 आना चाहिए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। बट खुद सोचो, ये कब पॉसिबल है? मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब जितना भी रिएक्टेंट आपको दिया जाए वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था ना, 100 ग्राम अगर मुझे रिएक्टेंट दिया जाता है और मुझे बोला जाए कि प्रोडक्ट बनाओ,
ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो तभी एप्लीकेबल है जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर बाय मिस्टेक 100 में से मैं 10 ग्राम को कन्वर्ट नहीं कर पाया, मान लो सिर्फ 90 को ही कन्वर्ट कर पाया, तो फिर ये लॉजिक तो फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सिर्फ 90 ग्राम ही बना, रिएक्टेंट तो 100 ग्राम था, दोनों का वेट तो इक्वल नहीं है। दोनों का वेट तभी इक्वल होगा जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में। बट क्या होगा अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे सर? सब अलग लॉजिक लगाएंगे, है ना। जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं कि रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिएक्शन इज नॉट 100% completed, if reaction is not 100% completed, अगर रिएक्शन 100% completed नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने भी कि आपको 100 ग्राम रिएक्टेंट दिया और बोला कि प्रोडक्ट बनाई, और आप सिर्फ 90 ग्राम को ही कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्ट में, 10 ग्राम बचा हुआ है आपके पास अभी भी। तो आप अब क्या इक्वेशन लगाओगे? अब आप बोलोगे कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट का था इज इक्वल टू होगा कि कितना प्रोडक्ट बना प्लस कितना रिएक्टेंट बच गया, राइट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू कि कितना प्रोडक्ट बना प्लस कितना रिएक्टेंट बच गया। ऐसा यूज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वही इक्वेशन में लिख रहा हूं अभी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। अनरिएक्टेड रिएक्टेंट मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिसने रिएक्शन ही नहीं की, जो बच गया, ठीक है। कोई ज़्यादा तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं लग रहा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या इसका कोई लिमिटेशन या इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है? क्या मास कंजर्वेशन का कोई एक्सेप्शन हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आपको 100 ग्राम दिया जाए और आप चाहकर भी पूरे 100 ग्राम को 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर पाए? ऐसा पॉसिबल है एक्चुअली। नहीं सर नहीं। आइंस्टीन का इक्वेशन बेटा, आइंस्टीन का इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वेशन का मीनिंग है कि एक जो मास होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। यही तो मीनिंग है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि एनर्जी को या मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मान लो आपको 100 ग्राम मैंने रिएक्टेंट दिया और आपने आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि उसमें से 10 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब अगर 10 ग्राम भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मास कितना बचा? सिर्फ 90 ग्राम ही तो बचा। तो मास कंजर्वेशन तो फेल हो गया अभी, क्योंकि रिएक्टेंट तो लिया था 100 ग्राम, प्रोडक्ट मिला सिर्फ 90 ग्राम, बाकी तो कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो एनर्जी में कंजर्वेशन होता है ना बेटा, मास का एनर्जी में, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। रेडियो एक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा यूरेनियम एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो डिसइंटीग्रेट होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं छोटे छोटे एटम्स में। या उतना नहीं समझ में आता है अभी के लिए, ध्यान रखो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कुछ भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेट मत करना कि सर हर बार बोलेंगे, स्क्रीनशॉट के लिए आप लोग जैसे ही पूरा स्लाइड हो जाए स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो हमें क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखो, सभी बहुत आसान है, सिर्फ एक आता है जिसका थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बाकी सब आसान है। ठीक है, सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो इसका स्टेटमेंट जो है ना, मैं स्टेटमेंट सिर्फ आपको बता रहा हूं, लिख नहीं रहा है यहाँ पे। स्टेटमेंट के लिए आप जो मैंने मॉड्यूल भेजा ना वो रेफर कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक, स्टेटमेंट क्या है पहले तो ये सुनो। मतलब ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे H2 हो गया, H2 एक केमिकल कंपाउंड है। H2 के फॉर्मेशन के हो सकता है 50 तरीके हो, बहुत सारे तरीके हैं। H2 के फॉर्मेशन के 50 तरीके हैं, सभी तरीके डिफरेंट है ना। फॉर्मेशन के सभी मेथड्स डिफरेंट है। मेथड्स भले ही डिफरेंट हो, मेथड्स किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन के मेथड्स भले ही डिफरेंट हो, हमें इतना क्लियर है कि वो केमिकल कंपाउंड अगर H2O बन रहा है तो उस H2O में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। सिंपल सी बात है। वाटर का फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा मेथड चेंज करने से, नहीं। मेथड चेंज करने से वाटर का फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अरे H2O का अगर आपको फॉर्मेशन करना है, H2O का फॉर्मेशन अगर करना है तो H2O बहुत सोर्स बहुत है। क्या क्या सोर्स है? टैप वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, सब में कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है ना। और केमिकल रिएक्शन हो गया, मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सभी मेथड्स में इतना क्लियर है ना कि सभी मेथड्स में जो भी H2O मिलेगा, जो भी वाटर हमें मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मतलब 2 ग्राम ये होगा, ये 1 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिर्फ वेट लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, मतलब 1:8 का रेशियो होगा। 1:8 का रेशियो होगा, सिंपल। ये रेशियो 1:8 ही रहेगा, चाहे आप वाटर कैसे ही बनाइए, फर्क थोड़ी पड़ेगा। सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया? सर आपका आवाज कट हो रहा है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। A chemical compound always have a fixed composition which does not depend on the method of preparation। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो होगा केमिकल कंपाउंड का वो फिक्स होगा, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से मेथड से आपने उसे फॉर्म किया है। अगेन एक्सेप्शन की बात जरूर करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है? सोचेंगे। देखो ये भी H2O में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन कौन सा होता है? 16 वाला। बट आपको पता है कि ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं, 16 भी होता है 18 भी होता है। तो मान लो ये 18 वाला ऑक्सीजन है, क्या दोनों में मास रेशियो सेम आएगा क्या? ऑफकोर्स डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा, 2:16 2:18 दोनों डिफरेंट है यार। 1:8 1:9 दोनों को बोलेंगे तो वाटर ही, राइट? दोनों को बोलेंगे तो वाटर ही ना, है तो H2O ही। यस सर। बट फिर भी दोनों में मास रेशियो डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो लॉ है सर, इसका एक्सेप्शन आएगा जब आप आइसोटोप की बात करेंगे। दीज आर आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 बोथ आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर, है ना। तो जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तब ये एक्सेप्शन आएगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? आइसोटोप। ठीक है, ओके। आई होप यहां तक क्लियर है। थर्ड में चलते हैं, बट उससे पहले बस ये थर्ड जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए हमें, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। यस सर।
ओके, थर्ड वन सुनो ध्यान से, ये भी आसान है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो पहले तो स्टेटमेंट सुनेंगे, फिर बात करेंगे बाद में, है ना। इसने बोला कि अगर दो एलिमेंट हैं आपके पास, पहले तो दो ही एलिमेंट होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम भी नहीं, सिर्फ टू एलिमेंट्स, है ना, हमें टू एलिमेंट्स चाहिए। दो एलिमेंट हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दोनों मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। अब दोनों मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने ही चाहिए, ये तो कंडीशन है। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा क्या, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक होता है N2O बनाया, एक NO बनाया, एक NO2 बनाया, एक N2O3 बनाया, एक N2O4 बनाया। संगम NO3 नहीं होता, NO3 माइनस होता है, वो नाइट्रेट होता है, वो आयन है, कंपाउंड नहीं है फिर ना, उसको आयन बोलेंगे। मैं आयन की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके ये 5 कंपाउंड्स बनाए, चलिए ठीक है जो भी है, 5 कंपाउंड्स बनाए। इन 5 कंपाउंड्स में सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। चलिए पहले वाले में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है सर, 2 नाइट्रोजन एटम मतलब 28, ऑक्सीजन 16, सेकंड में 14, ये 16, फिर आगे सर ये 14, राइट, ये 32, फिर ये 28, ये कितना हो गया 48, सही, सही बोल रहा हूं मैं। यस सर। ओके, ये 28 एंड ये N2O4 कितना हो जाएगा 64, बहुत बढ़िया। चलिए एक और कंपाउंड होता है N2O5, 28, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहले ये कि टू एलिमेंट्स होने चाहिए और दोनों एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए, ठीक, कंडीशन हो रहा है। फिर बोला कि उन दोनों एलिमेंट से एक एलिमेंट का मास अगर आप फिक्स कर दिया, बात तो किसी एक एलिमेंट मतलब या तो नाइट्रोजन या अरे यार ऑक्सीजन का मास वॉइस फिक्स इज करना ब्रेकिंग। पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, तो मैं क्या बात कर रहा था कि दो एलिमेंट्स होने चाहिए और एक से ज्यादा कंपाउंड होने चाहिए। फिर क्या करना है, किसी एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना है। अच्छा कौन से एलिमेंट का मास आप फिक्स कर सकते हैं मुझे बताइए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसका मास फिक्स कर सकते हैं। आप नाइट्रोजन वाले कॉलम को ध्यान से देखो, 28 28 4 बार लिखा हुआ है, 2 बार 14 लिखा हुआ है। तो जो 2 बार 14 लिखा हुआ है उसको क्या कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट सिर्फ एक को, सिर्फ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, दोनों को करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन को भी करो। तो बेटा कितना बन गया 28, ये 32, ये 28, ये 64, राइट। अब मुझे बताओ, क्या आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया। बिल्कुल सर, नाइट्रोजन का मास अब 28 है। तो अगर किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का मास क्या आएगा, पहले वाले का 16, दूसरे का 32, फिर 64, फिर 48, फिर 64, फिर 80। क्या ये सभी को, सभी का जो रेशियो है
सभी को 16 से डिवाइड कर दो, एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा। 1 2 4 3 4 6 5, सॉरी 5। तो 1 2 4 3 4 5 ये सब क्या है? ये सिंपल रेशियो है। स्टेटमेंट ये है कि जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में एक एलिमेंट का जो फिक्स मास होता है, अगर किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो एक सिंपल रेशियो में होगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसका मास जो है एक सिंपल रेशियो में है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 1 2 4 3 4 5 एक सिंपल रेशियो है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1:2.3 हो गया। 1:2.3 इज नॉट अ सिंपल रेशियो, राइट? होल नंबर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि होल नंबर आएगा यहाँ पे। और होल नंबर क्या होता है आपको पता है, राइट? इंटीजर्स जो होते हैं। क्लियर है ये? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर है? देखो पहली बात ये कि जितने भी लॉज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, किसी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना, इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? इनके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि ऑप्शन दे दिया या एक इक्वेशन दे दिया या एक क्वेश्चन दे दिया और पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होता है, क्या यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा, ठीक है, क्या यहाँ पे डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो होगा। वो चेक करने के तरीके मैं बताऊंगा, यही सब तरीके जो हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही चेक करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है ना, तो अपने आप जो सभी लॉज है वो फॉलो होते हैं, उसमें अपने आप सेटिस्फाई होते हैं वो। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है यार, मास कंजर्वेशन देखने की जरूरत थोड़ी है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपने सही से लिखी है, इसका मतलब मास कंजर्वेशन अपने आप फॉलो हो रहा है उसमें, मल्टीपल प्रोपोर्शन अपने आप फॉलो हो रहा है उसमें, अगर एप्लीकेबल होगा तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन अपने आप फॉलो हो रहा है उसमें। आपको कोई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, किसी केमिकल रिएक्शन में अपने आप ये सभी लॉज जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। आपसे सिर्फ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा गलत बना के, कि ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है क्या। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होता मास कंजर्वेशन, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। So can you repeat the statement? हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो स्टेटमेंट है वो रिपीट कर रहे हैं ना। इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, रिपीट कर रहा हूं, इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the different masses of one element, different masses of one element मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो, then the different masses of one element combining with fixed mass of other element, different masses of one element combining with fixed mass of other element, ठीक है। फिक्स्ड मास किसका है? नाइट्रोजन का, है ना। सर मोर देन वन कंपाउंड के बाद फिर से रिपीट करना। फिर से बोल रहा हूँ, if two element combine to form more than one compound, then the different masses of one element, then the different masses of one element combining with, then the different masses of one element combining with fixed mass of other, fixed mass of other element, combining with fixed mass of other element are in the simple ratio, fixed mass of other element are in the simple ratio, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ओके। क्लियर हो गया, ओके।
सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। फोर्थ वन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर वेयर आर ऑल दीज लॉज रिटन? मॉड्यूल में नहीं मिला आपको? हाँ, मॉड्यूल चेक करो। आई टोल्ड यू ना, स्टार्टिंग में बोला मैंने, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपको, फर्स्ट चैप्टर में चेक करो। फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ही है, देखो देखो मॉड्यूल्स देखो, जो भी मैंने पीडीएफ शेयर किया है। अगर आप लोग चेक कर सकते हैं अभी तो देखो, कंफर्म करो कि लिखा हुआ है कि नहीं है। चलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। स्टेटमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं हम, कम से कम 3 एलिमेंट हमको लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट ए लिया, एक बी लिया और एक सी लिया। तो ए और बी से मिलके वाला कंपाउंड ए बी हो गया, बी और सी से मिलके बनने वाला कंपाउंड बी सी हो गया, और ए और सी से मिलके बनने वाला कंपाउंड ए सी हो गया। तो पहले तो 3 एलिमेंट लिए, तीनों को एक ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखा और हर एक साइड पे उनसे मिलके बनने वाले कंपाउंड का नाम लिख दिया, कंपाउंड लिख दिया। ए बी सी तो नॉर्मल मैंने लिखा, मैं क्योंकि अब मुझे एलिमेंट तो पता है ना, मैं तो कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ अपने हिसाब से। तो चलो एक अच्छा सा एलिमेंट, अच्छे से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना CH4। बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं सर, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं, हमने सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4। कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना CO2, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना H2O। ठीक है, 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए और आपस में दो दो एलिमेंट के जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो लिखे हमने। अब मेरी बात सुनना, किसी एक एलिमेंट को फिक्स करो, किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दो अपने हिसाब से जो ठीक लगे। मैं कार्बन को फिक्स कर रहा हूँ, तो जिसको भी फिक्स किया उसको देखो कि ये कार्बन है, इसको फिक्स किया। अब ये कार्बन कौन कौन से कंपाउंड में आ रहा है, ये CH4 में आ रहा है, ये CO2 में आ रहा है। CH4 में क्या है, CH4 में कार्बन का वेट 12 है, हाइड्रोजन 4 है, राइट। CO2 कार्बन 12 है और O2 कितना होगा, 32 होगा, राइट, हम बोल सकते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट फिक्स किया और उससे जो भी दो कंपाउंड बन रहे थे दोनों की हमने बात की। अब मुझे वो बताओ, CH4 हो चाहे CO2 हो, दोनों में कार्बन का अमाउंट तो फिक्स है 12-12। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, हाइड्रोजन आया 4, राइट, और ऑक्सीजन कितना आया 32। हाइड्रोजन आया 4 एंड ऑक्सीजन आया 32। तो 4:32 कितना हो गया, 1:8। तो आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो निकाल दिया कि 1:8 आएगा। बट ये आपने किसकी हेल्प से निकाला, CH4 और CO2 की हेल्प से निकाला। ये आपने CH4 और CO2 की हेल्प से निकाला। क्या आपने अभी तक H2O या वाटर का डिस्कशन किया? नहीं, अभी तक H2O को आपने टच भी नहीं किया, बट अब करेंगे। H2O को देखो, H2O में बताओ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। सर यहां से भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 ही मिलेगा। H2O H2O की हेल्प से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 आया, उसके बिना भी हमने कैलकुलेट किया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 ही आया, है ना। ये दोनों सेम आएंगे, हमेशा ऐसा होगा। अब सुनना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है। चलो मॉड्यूल में अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा बेटा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसके अंदर ये सब लॉज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट अभी आप लिखो वो जरूरी नहीं है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट बोल क्या रहा है वो समझ में आना चाहिए।
एक बार मैं रीड कर रहा हूं स्टेटमेंट को, सुनना ध्यान से। कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, और 3 एलिमेंट है तो वो तीनों मिलके आपस में 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। हाँ ठीक है, 3 डिफरेंट कंपाउंड है यहाँ पे, CH4, CO2 एंड H2O, राइट। 3 ही एलिमेंट है और 3 ही डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि किसी एक एलिमेंट को फिक्स करना है। जैसे कार्बन को फिक्स किया, तो कार्बन को फिक्स किया तो CH4 और CO2 उस कार्बन से बनने वाले 2 कंपाउंड है। दोनों में कार्बन के अलावा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका सिंपल रेशियो निकालो। बट कीप इन माइंड, कार्बन का वेट सेम होना चाहिए दोनों जगह। जैसे ऊपर कार्बन का CH4 और CO2 दोनों में बाय डिफॉल्ट, ये एग्जांपल ऐसा था जिसमें कार्बन दोनों जगह 1 1 है। मान लो कोई स्टूडेंट होता जो हाइड्रोजन को फिक्स करता, मान लो कोई स्टूडेंट हाइड्रोजन को फिक्स करता, तो CH4 और H2O की बात होती, तो इसमें कार्बन कितना है, 12:4। हाइड्रोजन इसमें यह है कार्बन इस टू हाइड्रोजन की बात, यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कितना आएगा, 2:16। तो क्योंकि आपने हाइड्रोजन फिक्स किया तो हाइड्रोजन का वेट फिक्स करना जरूरी है। इधर तो 4 ग्राम है, इधर 2 ग्राम है, नहीं चलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 4:32 करो उसको, किया, हाइड्रोजन का वेट फिक्स किया। अब बोलो कि कार्बन 12 है तो ऑक्सीजन 32 है, तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन कितना है, 12:32। हाँ, ऐसा बोलेंगे। जो भी एलिमेंट फिक्स किया उसका मास भी फिक्स होना चाहिए, राइट। अगर उसका मास फिक्स है तो उस फिक्स मास के अलावा जो बाकी एलिमेंट थे उनका रेशियो निकालो, आया। वही रेशियो तीसरे कंपाउंड से निकालो, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों वैल्यू सेम आएगी ही अपने आप, आनी क्या चाहिए, हमेशा आएंगे। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। समझ में आ रही बात बेटा? बहुत ज्यादा एग्जांपल अगर कराएंगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं। शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपने हिसाब से, और जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे कंफ्यूज होगे। और आई थिंक मैंने एक ही एग्जांपल में 2 डिफरेंट एलिमेंट से डिस्कस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म, नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। और तो हो गया, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये फिफ्थ वाला ऐसा लगेगा आपको। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है, या फिर इसको बोलते हैं गे ल्यूजेक लॉ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या फिर गे ल्यूजेक लॉ, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट पे बाद में आएंगे, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि बोलना क्या चाहता है। जैसे पहली बात तो गैसियस वॉल्यूम बोला, ये जो लॉ है ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जब केमिकल रिएक्शन के अंदर सभी गैसियस स्टेट में हो। जैसे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, जब वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो 2HCl गैस हमें मिलता है, सभी के सभी गैसियस स्टेट में। तो हम ये लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो बैलेंस लिखो, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है तो गलत हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले तो कि रिएक्शन बैलेंस है। फिर हर एक कंपाउंड से पहले क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट लिखा हुआ उसको लिखो। H2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है, Cl2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है, HCl से पहले लिखा हुआ है 2। ये 1 1 2 जो है इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं?
ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि अगर ये 1 लीटर लिया आपने तो Cl2 भी 1 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके HCl 2 लीटर मिलेगा। लीटर ही क्यों, अगर ये 1 ml लिया तो ये भी 1 ml लेना पड़ेगा, ये 2 ml मिलेगा। या फिर अगर H2 आपने 5 ml लिया तो HCl भी 5 ml लेना पड़ेगा, सॉरी Cl2 भी 5 ml लेना पड़ेगा, तब HCl आपको 10 ml मिलेगा। अब ये एक ऐसा ऐसा ये एक एग्जांपल है जिस एग्जांपल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऑब्वियस सी बात है, H2 भी 1 लीटर और Cl2 भी 1 लीटर, दोनों 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर ही बनेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बेटा लिक्विड की बात करते हैं, जब दो लिक्विड आप मिलाते हो ना, एक लिक्विड 5 लीटर दूसरा 10 लीटर मिलाया तो 15 ही बनेगा, ऑफकोर्स 15 बनेगा। ये गैसेज है। गैसेज में ध्यान रखना कि आपने मान लो 5 लीटर वाला गैस और 10 लीटर वाला गैस दोनों मिलाया, तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम 15 लीटर ही बने, 15 से कम भी हो सकता है, 15 से ज्यादा भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि उन दोनों गैसेज ने रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, कौन सी तीसरी गैस बनाई है। जैसे ये एग्जांपल में तो क्या साफ, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जहां पे क्लियरली दिख रहा था कि 1 + 1 = 2 है, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऐसा था। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया। ये सर रिएक्शन ये बैलेंस है बहुत। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? वो 1 1 2 एक, वो है क्या? हाँ हाँ 1 1 2 है। ओके। दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। एक नेक्स्ट एग्जांपल में भी बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल में, आप बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। 1 1 3 2 1 3 2। एग्जैक्टली 1, यहाँ पे 3 and 2, 1 3 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। चलिए ये तो क्लियर हुआ हमें। अब ये 1 3 2 आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, 1 3 2 ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इफ यू आर टेकिंग N2 1 लीटर तो आपको H2 3 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके अमोनिया 2 लीटर मिलेगा। अब देखो एक्सेप्टेबल है ये, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि N2 1 लीटर लिया और H2 3 लीटर लिया तो दोनों ने मिला के सिर्फ 2 लीटर अमोनिया ही बनाया? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बेटा, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन जैसा कोई लॉ थोड़ी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्वेशन होता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता बेटा। वॉल्यूम कंजर्वेशन जैसा लॉ नहीं होता, वो सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। दो लिक्विड मिलाए, एक 5 लीटर मिलाया दूसरा 5 लीटर मिलाया तो 10 लीटर ही बनेगा सर, कम ज्यादा थोड़ी होगा। बट ये गैसेज है, दो गैसेज जब आप मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो दोनों गैसेज आपस में रिएक्ट करके तीसरा गैस बनाएगी। जो तीसरा गैस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कितना आने वाला है। अगर जो जैसे यहाँ पे अमोनिया बनाया, N2 और H2 का रिएक्शन करके अमोनिया बनाया, जो प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल बना है, अगर वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता तो वॉल्यूम ज्यादा मिलता। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा वॉल्यूम, छोटा मॉलिक्यूल तो कम वॉल्यूम। अमोनिया मॉलिक्यूल छोटा होता है इसलिए वॉल्यूम कम मिला, 2 लीटर ही मिला। 1 लीटर N2 को जब 3 लीटर H2 के साथ मिक्स किया तो हमें सिर्फ 2 लीटर अमोनिया मिला। मतलब वॉल्यूम का रेशियो है 1:3:2। सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे अमोनिया 10 लीटर चाहिए, मुझे अमोनिया 10 लीटर चाहिए, मतलब 10 लीटर चाहिए, तो आप कितना N2 लोगे और कितना H2 लोगे, बताओ। तो 5 N2 और 15 H2। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, ये 5 लीटर लोगे और ये 15 लीटर लोगे, क्योंकि रेशियो जो है अभी भी 1:3:2 ही रहना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज किया कि सर अमोनिया अगर 2 लीटर चाहिए ना तो N2 1 लीटर लेना पड़ेगा, या फिर अमोनिया 2 लीटर चाहिए तो H2 3 लीटर लेना पड़ेगा, राइट।
हेलो सर। हाँ यस, बोलो। सर वर यू स्पीकिंग? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई वॉज नॉट स्पीकिंग बेटा, म्यूट था। जस्ट अ मिनट ना। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि ये जो लॉ था ये क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, यूनिटरी मेथड आप लगाना सीख गए, कितना क्या चाहिए, यही सब डिस्कशन होने वाला है पूरे मोल कॉन्सेप्ट में। आप देखना कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना रिएक्टेंट चाहिए। ये तो बहुत सिंपल था, हो सकता थोड़े टफ सीन बन जाएंगे, बट वही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बुक में नहीं है, टेंशन मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक में नहीं है, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो यार, उस चीज की टेंशन मत लो तुम। आपको टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि जो सर बता रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं है, ये कहाँ है वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं भेज दूंगा। मैंने पहले बोला लेक्चर स्टार्ट होते ही कि लिखना कितना है, ज्यादा लिखो कम लिखो फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, सबके पास सेम मटेरियल है, सेम कंटेंट अवेलेबल है। अल्टीमेटली सुनना है कितना आप समझ रहे हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उसका कितना परसेंट आप समझ रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो फोकस समझने पे लगाओ, लिखने पे थोड़ा कम। आई थिंक ये यहाँ पे क्लियर हो गया। एक और बचा हुआ है अभी, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है ये भी बहुत सिंपल है। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो, अमोनिया का ही ले लेते हैं चलो, जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1 3 एंड 2। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि अगर N2 1 लीटर लिया है और H2 3 लीटर लिया है तो अमोनिया 2 लीटर मिलेगा। ये तो हमें लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से पता चलता है। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब एवोगैड्रो लॉ एक एडिशन है, मतलब जितना लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो तो इसमें अप्लाई होगा ही होगा। थोड़ा सा आगे एक और स्टेटमेंट ये है कि अब N2 भी पता है कितना है, H2 भी पता है, अमोनिया तीनों पता है कितना कितना है। अब मान लो कि N2 के 1 लीटर में, थोड़ी देर के लिए मान लो कि N2 के 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे। N2 के बहुत सारे होंगे, हम काउंट तो करें, हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में यही तो सीखना है कि कितने होंगे, काउंट कर सकते हैं। अभी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको। तो मान लो कि सर n मॉलिक्यूल्स है, मान लिया कि नाइट्रोजन के 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे अमोनिया हो, गैसेस कोई सी भी हो, अगर आपने बोल दिया कि 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है तो 3 लीटर में 3n मॉलिक्यूल होंगे और 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया कि अगर 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 लीटर में 3n होंगे और 2 लीटर में 2n होंगे, मतलब मॉलिक्यूल का रेशियो भी वही होगा, 1:3:2। आप देख लो चाहे से, मॉलिक्यूल का रेशियो भी वही होगा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, राइट। स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे, जरूर इसका स्टेटमेंट जरूर लिखूंगा। स्टेटमेंट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर, ये कंडीशन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझना आप। सिमिलर कंडीशन
of temperature and pressure contains equal number of molecules. इक्वल नंबर ऑफ गैसेस में इक्वल वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब वही जो मैंने बोला कि वो n, अगर 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है तो 3 लीटर में 3n होगा, 2 लीटर में 2n होगा। सिंपल है ना, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है, बोलो ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, No, sir. सिंपल सा स्टेटमेंट है, समझ में हमें आ गया। Sir, can you repeat this law again? स्टेटमेंट Yes. स्टेटमेंट रिपीट मतलब स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि कोई सा भी गैस हो यार, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, इधर N2 गैस लिया, अगर ये 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है तो लेफ्ट वाले अगर N2 के H2 के 1 लीटर में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है तो राइट में भी 10 ही होगा, ये बोलना चाह रहा है वो। अगर राइट वाला 2 लीटर लिया होता तो 20 हो जाता सर, 3 लीटर लिया होता तो 30 हो जाता उसके अंदर। सिंपल। अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे, बट हाँ लिखा हुआ है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे ले लिया और आप स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, नहीं चलेगा। स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, फिर आप दोनों का वॉल्यूम जो भी लो, अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल लिया है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल आएंगे। और ये बात मैं प्रूफ करूंगा आगे, आगे मैं प्रूफ करूंगा कैसा क्यों होता है, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके सो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक एटम के बारे में कितना जानते हो आप? एक एटम के बारे में ये जानते हैं कि सर एक एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये सब का डिस्कशन होता रहेगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। चलो प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का डिस्कस करने वाले हैं? पार्टिकल्स जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.6725 10⁻27 किलोग्राम
एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटा देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो नियरली सेम है, मतलब एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, एग्जैक्टली तो डिफरेंस है सर, बट उतना भी डिफरेंस नहीं है कि दोनों को अलग अलग माना जाए, सेम मान सकते हैं। मतलब अगर कोई एक 1 है तो दूसरा 1.00001 है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को नियरली सेम मान सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली तो डिफरेंट है। मैं आपसे पूछ ले कि ज्यादा हैवी कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा लिखा हुआ है, बट अगर कोई ऐसा बोले कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम तो अप्रोक्सीमेशन के टर्म में बात करेंगे, क्योंकि इतना छोटा डिफरेंस है ना, इसको लेके कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, बहुत टफ हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो एक टर्म यहाँ पे आता है रिलेटिव मास। मतलब हमने क्या किया कि प्रोटॉन का मास ले लो या न्यूट्रॉन के मास से तीनों को डिवाइड कर दिया। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तो नियरली सेम ही है, तो डिवाइड करोगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये आएगा 1/1836, ये आया, ये इतना आया। 1/1836 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास को अगर 1836 से डिवाइड करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत ही ज्यादा हल्का पार्टिकल है। प्रोटॉन के मास को आप 1836 मतलब नियरली 2000 है, वो नियरली 2000 से डिवाइड करोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा। ये एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? समझ में आया So रिलेटिव मास का? हाँ proton is 2000 times heavier than electron. एग्जैक्टली, नियरली 2000 टाइम्स बोलेंगे, नियरली। एग्जैक्टली कितना हो गया? 1836 के आसपास सर। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलेंगे ना। नियर 2000 तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, बट आप एग्जैक्ट डेटा बोलिए 1836। चलिए ठीक है, तो पहली बात आप जानते हैं, चलो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है? 1। ठीक है, जब भी, चलो ठीक है, जब भी कोई पूछता है वेट पूछता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 1 बोला बट आपने यूनिट नहीं बताया बेटा। बिना यूनिट के काम नहीं चलता। 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं तो कुछ भी ले 1 kg 1 ग्राम, हाँ कुछ भी बोल सकता हूँ ना। हाँ, यूनिट है सर AMU, राइट? AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की बात कर रहा हूँ कि AMU में क्या होगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00054 AMU, प्रोटॉन होता है 1.007 और ये होता है 1.008। ये कैसे आया ये बात करेंगे बाद में बात करेंगे, सब पता चल जाएगा कैसे आया। यार एक यूनिट ग्राम में दिया है, ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना, बस वो कन्वर्जन मैंने सिखा दिया तो आपको पता लग जाएगा कैसे आएगा। तो वो कन्वर्जन की स्टडी करेंगे हम बाद में, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ वैल्यूज। एक्चुअल चार्ज कितना होता है? एक्चुअल चार्ज क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो माइनस लिखना पड़ेगा। इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। माइनस लिखा क्योंकि नेगेटिव है। प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है? और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो जीरो, न्यूट्रल होता है सर, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो जीरो। ये एक्चुअल चार्ज था। अगर आपसे रिलेटिव चार्ज पूछा जाए तो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये -1 आएगा,
ये +1 आएगा, ये 0 आएगा। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक्चुअल मास पता है, रिलेटिव मास पता है, एएमयू में मास पता है, उनका एक्चुअल चार्ज पता है, उनका रिलेटिव चार्ज पता है, और उनका सिंबल क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को E-, प्रोटॉन को P+, और न्यूट्रॉन को N0, या सिर्फ N भी लिखो तो चलेगा, और प्रोटॉन को सिर्फ P भी लिखा जाए तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ E भी लिखा जाए तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सुनो, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, सर ऑलरेडी जानते लास्ट हो आप पेज लोग। पे एक बार जा सकते हैं, 1 सेकंड जस्ट। हो सर, हाँ सर हो गया। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है Z? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है ना? जानते हो आप लोग अच्छे से। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, है ना? अब न्यूट्रल की बात मैंने की, न्यूट्रल एटम की, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज एटम भी हो सकता है, कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सोडियम प्लस, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैटायन बोलते हैं। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने। प्लस लिखा हुआ मतलब +1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर मान लो लिखा हुआ रहता ऐसे, लिखा हुआ रहता Mg+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लिखा हुआ रहता एल्यूमिनियम +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो चलो, सोडियम पे प्रोटॉन कितने हैं बेटा? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होगा, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। अब इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम न्यूट्रल होता, अगर सोडियम न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट +1 लिखा हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सिर्फ 10 ही बच गए सर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 12 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 10 ही बच गए सर। और एल्यूमिनियम, उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था, बट 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो सिर्फ 10 ही बच गए सर। सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ में आ गया आपको, है ना? प्रोटॉन पता चली गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे तीनों में? सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक बात पता होनी चाहिए कि एक एलिमेंट जो अगर x है, एक एलिमेंट x है, तो उसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, z यहाँ पे लिखते हैं और a यहाँ पे लिखते हैं। z क्या है? एटॉमिक नंबर। a क्या है? मास नंबर। a क्या होता है? मास नंबर होता है। चलो पहले ये बताओ, न्यूट्रॉन बाद में निकालेंगे, पहले मास नंबर बताओ। सोडियम का मास नंबर कितना होता है, जानते हो ना? स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के किसी में कि सर अप्रोक्सीमेट बताना है या एग्जैक्टली बताना है। यस आप सर जानते अप्रोक्सीमेट हैं। बताइए। हाँ जानते हो आप, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, और एल्यूमिनियम का 27 होता है। ये एटॉमिक, ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है?
न्यूट्रॉन होगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना हो गया 23, प्रोटॉन कितना है 11, तो न्यूट्रॉन हो गया यहाँ 12। इधर मास नंबर 24, ये था 12, यहाँ पे भी आया ये 12, यहाँ पे था 27 मास नंबर, और ये Z था 13, तो यहाँ पे आया 14 आया। ठीक है, न्यूट्रॉन पहले में 12, दूसरे में भी 12, और तीसरे में 14, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, प्रोटॉन निकालते हैं कैसे पता चल गया, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सब पता चल गया। एक बात ध्यान रखेंगे, जो ए था मास नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर देंगे तो मास नंबर मिलेगा ना। और बेटा यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। मतलब मान लो कोई आपसे पूछे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि सोडियम प्लस में कितने न्यूक्लियॉन है, तो आंसर क्या होगा आपका 23। 23। बिल्कुल सही बात है 23, जो जो उसका ए का वैल्यू है वही होगा हमारा न्यूक्लियॉन्स, राइट। ये बात हमें क्लियर हो गई यहाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब कुछ आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ग्रेट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला डेफिनेशन जो आया आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है सर? आइसोटोप एक जो एलिमेंट होता है, उसके एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। बेटा एक और बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मतलब सिंपल सी मिस्टेक है जो सब करते हैं, आप भी करोगे। 11 सोडियम 23, ये जो 23 है ये क्या है, पहले ये बताओ 23 क्या है? Atomic mass number. मास नंबर है। देखो अब अभी मैंने जस्ट वर्ड सुना, किसी ने बोला एटॉमिक मास और किसी ने बोला मास नंबर, ये दोनों ही एक्चुअली में डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। देखो मास नंबर मतलब एक सिंपल सा नंबर है यार कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, उसको ऐड कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर, मान लो प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन भी 5, आप बोलोगे सर मास नंबर 10 आ गया। बहुत सिंपल है, उसका यूनिट थोड़ी होगा, मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस है, इसका यूनिट हो ही नहीं सकता सर। बट एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिफरेंस है दोनों में। हाँ सर इसका यूनिट आएगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करोगे तो मास का कुछ तो यूनिट आएगा। अरे केजी आए, ग्राम आए, एएमयू आए, कुछ भी आए, आएगा तो सही, बट मास नंबर का नहीं होता। तो ये 23 जो है ना, ये 23 बेटा मास नंबर है, कोई यूनिट नहीं है इसका। अगर आपने बोला 23 एएमयू, हाँ तो आपने यूनिट बोल दिया, 23 एएमयू एटॉमिक मास होगा, ये बात सही है। 23 एएमयू एटॉमिक मास होगा, 23 सिर्फ 23 मास नंबर होगा। तो मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है, ये क्लियरली पता चला। जो लिखा हुआ है वो मास नंबर है, अगर उसमें यूनिट ऐड कर दोगे तो वो एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी देखो, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, और मास नंबर मतलब कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है डेफिनेशन में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। ये मैं हटा रहा हूँ जो मैंने लिखा एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आइसोटोप हम पढ़ रहे हैं। तो जो जो डिफरेंस मैंने बताया आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब गलती नहीं करेंगे, मास नंबर बोलेंगे उसको, ओके। और यूनिट ऐड कर दिया उसमें तो एटॉमिक मास भी बोल देंगे।
सुनेंगे ध्यान से कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो आइसोटॉप का मतलब किसी ने बिल्कुल सही कहा था थोड़ी देर पहले, डेफिनेशन में किसी ने बताया था कि सेम एटॉमिक मास होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट मास नंबर होगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ये जो 1 है ये तो Z है, Z का वैल्यू सेम है सब जगह, बट मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, 1, 2 एंड 3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, सर आपने सेम एटॉमिक क्या लिखा है, नंबर? हाँ NO नंबर लिखा, NU लिख दे, पूरा लिख दूं, NUMBER पूरा लिख देते हैं। नहीं सर, वो नीचे लिखा था इसलिए। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप आपको पता चल गया, ये इसका एक एग्जांपल है। कार्बन हो गया, कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, 6C12 होता है, 6C13 होता है, 6C14 होता है। ये सब क्या है, आइसोटोप के एग्जांपल। आइसोबार सुनो, आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ये पहले वाले का रिवर्स है एक तरीके से, कि पहले वाले में जो सेम था वो डिफरेंट होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, आर्गन 18 आर्गन 40। बेटा किसी ने बोला कैल्शियम और पोटेशियम, पक्का? क्या पोटेशियम और कैल्शियम का वेट सेम होता है? नहीं, आर्गन और कैल्शियम का होता है। एग्जैक्टली आर्गन एग्जैक्टली। एंड कैल्शियम। कैल्शियम का, अच्छा पोटेशियम का कितना होता है? आर्गन का 40 होता है, इसका भी 40 होता है। 39 होता है। एग्जैक्टली 39 39 होता है, 39 है वो डिफरेंस। तो कैल्शियम का कितना हो गया? 20, कैल्शियम 40। तो बेटा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा मतलब डिफरेंस था आइसोटोप और आइसोबार में, ऑलरेडी जानते होंगे। अब आया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलोगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चलो एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, मुझे बताना कि इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कि नहीं है। पहले तो बताना कितने न्यूट्रॉन है। 6C13 एंड 7 नाइट्रोजन 14। कितने न्यूट्रॉन है कार्बन में और नाइट्रोजन में? 7 सर। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन्स होंगे 13 माइनस 6, 7 आएगा। और यहाँ पे 14 माइनस 7, 7 आएगा। सर दोनों जगह न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब बोथ आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, तीनों क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। आइसो डायाफर, आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स क्या होता है? आइसोडायाफर्स का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नंबर, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, ऐसा बोल सकते हैं। तो चलो लिख ही लेते हैं पूरा उसको। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम। n माइनस पी का वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन निकालेंगे और प्रोटॉन निकालेंगे, n माइनस पी निकालेंगे, n माइनस पी का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलिए पहले तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ।
5B11, 6C13। बताइए, पहले n का वैल्यू निकालिए, p का निकालिए, मुझे बताइए n माइनस p का वैल्यू कितना आएगा दोनों में। n माइनस p का वैल्यू कितना आएगा? 1 1 1 सर। आएगा। सिंपल सी बात है, 1 आएगा। कि न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना है बेटा? 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यहाँ 5 है, यहाँ प्रोटॉन 6 है। तो n माइनस कितना हो गया? 6 माइनस 5 1। ये कितना हो गया? 7 माइनस 6 1। तो दोनों में n माइनस p का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोडायाफर है। ठीक है, आगे आइसोस्टर। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? हाँ देखो, अब तक जो भी बात की आपने, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर, 4 डेफिनेशन देखी। ये चारों डेफिनेशन एटम के लिए एप्लीकेबल है, बट जो आप अब पढ़ने वाले आइसोस्टर, ये किसी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसका कि मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है कि एटम भी सेम होने चाहिए, और सॉरी, एटम के नंबर भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। जैसे एक स्ट्रक्चर लिखा CO2 एंड N2O, दो मॉलिक्यूल लिए। पहले मुझे बताओ CO2 में कितने एटम है? CO2 में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स है। 3 एटम्स है, साफ पता चला। एक कार्बन का एटम है सर, और 2 ऑक्सीजन के एटम है। 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, 1 + 2 = 3। सर 3 एटम्स है। And what about N2O? N2O contains 2 nitrogen atom and 1 oxygen atom, which means total 3 atoms. Next क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना, वी आर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन में, सर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो 8 × 2 लिखेंगे, तो हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली सिमिलरली हम N2O में कैलकुलेट करेंगे। N2O में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट देर आर 2 नाइट्रोजन, तो 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन में 8 लिखा, अगेन ये भी 22 आया। तो क्या एटम का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आया? हाँ सर। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स होंगे। ये समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, टोटल 5 डेफिनेशन पढ़ ली हमने। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर, आइसोस्टर, और एक लास्ट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सर, राइट? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चलो पहले एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, मुझे बताना। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और बताओ। So 10. एग्जैक्टली सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, कैलकुलेट कर लो आराम से। ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ये तो कैटाइन भी है इसके अंदर, इसके अंदर एनाइन भी आया, इसके अंदर न्यूट्रल भी है। देखो नियोन न्यूट्रल है इसमें। चलो मैं कोई कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूं, मुझे इतना बताना। NH4 प्लस
एंड CH4। NH4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए। NH4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? Sir, तो 12. 10। चलो बताता हूँ। तो 10। नाइट्रोजन, हाँ 10 होगा। नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास 4 और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो -1 कर दो, ये आ गया 10। CH4 में देखो कार्बन के पास 6 हो गया, हाइड्रोजन के पास 4, ये भी आ गया 10। मतलब ये दोनों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं ये दोनों, राइट। डन यहां तक? कोई डाउट किसी को? कुछ हमने कोई रॉकेट साइंस यहां तक नहीं पढ़ी है, बहुत सिंपल डिस्कशन किया है, ठीक है। अगर ये समझ में आया है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब आना चाहिए, गलत गलत नहीं होना चाहिए। टाइम ले लो आप अपना, चाहे गलत नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x-2 इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन x-2 में 16 है, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x+2 कितना होगा? सोच के। 14। संगम ठीक है, संगम बेटा ठीक है, आपका आंसर ठीक है, सही बात है। ऋषभ का भी ठीक है, अनुज आपका भी ठीक है। चलिए समझ में आ गया, मतलब ना कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन x-2 में जितने होंगे x पे भी प्रोटॉन उतने ही होंगे सर। ऐसा कैटायन या एनायन बनाने से तो इलेक्ट्रॉन चेंज होता है ना, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होगा। अगर इसमें प्रोटॉन 16 है तो इसमें भी 16 ही होगा, x-2 में भी 16 ही होगा। बट इलेक्ट्रॉन ना सर, इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल में, x में 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकता हूँ। सॉरी 14 लिख रहा था ना यहाँ पे, ये 16 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। प्रोटॉन की बात की मैंने, प्रोटॉन लिखा। अब उस ये यहां तक ठीक है। क्या पूछा है, x+2 में पूछा है ना, x+2 में कितना होगा, मतलब x में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, x+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 16 - 2 14 हो गया। अगर x-2 में पूछा होता तो 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, 18 हो जाता, राइट। ठीक है, आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका 14 है, क्योंकि यही पूछा है हमसे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दूसरा देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि कार्बन 12 एटम जो है ना, इन कार्बन 12 एटम if mass of electron is doubled, अगर ऐसा पॉसिबल, देखो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सीन इमेजिन किया गया है, एक इमेजिनरी दुनिया में है हम अभी, कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए, पहले ही बोला अगर कर दिया जाए, वैसा तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, बट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए और मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ कर दिया जाए, तो बताओ, अगर ऐसा कर दिया जाए, देन कैलकुलेट
परसेंटेज इंक्रीज इन मास नंबर। तो मास नंबर में कितना परसेंटेज का इंक्रीज आएगा या कितना आएगा, चलो वही बता दो, मास नंबर कितना आएगा। आपका जवाब क्या होगा पहले सर? सब पहले कार्बन 12 था तो साफ पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। अब आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को डबल कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 12 कर दो और प्रोटॉन हाफ कर दो, 3 कर दो। Sir, बोलो। the question is mass of electron is double, right? It is not number of electron. बेटा मास डबल करने का यही तरीका है, नंबर डबल करके। समझ में आ रहा है? Yes. जैसे हाँ, ये यही तरीका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल करने का यही तरीका है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डबल करने पड़ेंगे, तभी तो मास डबल होगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल करना इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ये पूछा। तो आई थिंक ये यहां तक तो ठीक है, जम गया आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल किया है, मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ किया है, तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन कितना था पहले? न्यूट्रॉन 6 था। हेलो सर, हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, वो आपने जो लास्ट 5-6 मिनट्स में किया था वो आप बता सकते हो क्या? ठीक है, 5-6 मिनट्स में नहीं, जो स्क्रीन पे है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे है वो बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि कार्बन 12 एक एटम है बेटा, और कार्बन 12 एटम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दें और प्रोटॉन के मास को हाफ कर दें, तो बताओ कि एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होगा कार्बन का। ठीक है, तो आप वही लॉजिक लगाओगे कि जब कार्बन 12 आपने लिखा था सर, तो कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं उसमें। तो बट अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन 12 हो गया, प्रोटॉन हाफ कर दिया मतलब 3 हो गया, न्यूट्रॉन को कुछ नहीं किया मतलब अभी भी 6 है। तो पहले पहले मास नंबर क्यों, किसकी वजह से आ रहा था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना था? पहले 12 था। अभी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना? 9 है। यार पहले 12 था, अब 9 हो गया। कितना चेंज आया? 3 का चेंज आया। परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। बट ये इंक्रीज नहीं है बेटा, डिक्रीज है। तो क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछना चाहिए था, परसेंटेज चेंज पूछना चाहिए था, तब मजा आता। परसेंटेज चेंज, तो आप बोलेंगे 25% डिक्रीज हो गया सर। ठीक है, यहां तक डन है। Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जितना इन्फॉर्मेशन बेसिक था हमने सब सीखा है। अब हम सीधा चलते हैं कि मोल क्या होता है। ठीक है, देखो एक मोल का डेफिनेशन क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है। पहले एक एग्जांपल से देखो, जैसे वन मोल एक नंबर है बेटा, वन मोल एक नंबर है, सिंपल सी बात है। वन मोल क्या है? एक नंबर है। जैसे जैसे आपने देखा ना 1 डजन होता है,
1 डजन 12 यूनिट होता है। वो 1 डजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है कोई बोले कि यार 1 डजन बुक्स है मेरे पास, आप बोल दोगे कि 12 बुक्स है उसके पास। हो सकता है कोई बोल दे कि 1 डजन पेंसिल है मेरे पास, आप बोल दोगे सर वो उसके पास 12 पेंसिल है। मतलब कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर 1 डजन है मतलब 12 होगा वो। एग्जैक्टली वैसे ही 1 मोल जो होता है वो भी कुछ नंबर होता है, और वो नंबर क्या है? वो नंबर होता है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना होता है। 1 मोल इक्वल्स टू इतना होता है। मतलब कोई बोल दे कि आपके पास 1 मोल बुक्स है, मतलब कितनी बुक्स है सर? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतनी बुक्स है मेरे पास, So this इतनी is सारी। Avogadro's number also. एग्जैक्टली एवोगैड्रोस नंबर है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसी को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सोचने वाली बात ये है कि सर 1 डजन में तो 12, चलो समझ में आता है कि यार 12 तो एक इंटीजर है सर, 1 डजन में 12, ठीक है कि 12 यूनिट को उसने 1 डजन बोल दिया। जैसे 1 आवर में 6 बॉल्स होती हैं तो ठीक है चलो, कि 1 आवर में इतनी बॉल्स होती है, ये भी समझ में आता है। 1 मोल के अंदर ये इतना बड़ा नंबर, ये ही नंबर क्यों? मतलब इस नंबर के सिलेक्शन के पीछे कोई तो माइंड यूज किया होगा ना, ऐसे थोड़ी रेंडमली कुछ भी बोल दिया। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों, कैसे आया, वो समझेंगे अब। तो उसके लिए डेफिनेशन पता होना चाहिए इसका। तो मोल का डेफिनेशन क्या है, पहले वो लिखते हैं। मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज। एंटिटीज में क्या क्या आएगा? एटम आ सकते हैं, आयन्स आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। एज मेनी एंटिटीज as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotop। मतलब एक सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, कार्बन लिया। कौन सा वाला? कार्बन सर, पहली बात तो कार्बन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके माइंड में आना चाहिए सर कौन सा कार्बन? कार्बन 12, कार्बन 13 या कार्बन 14? कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं बाय डिफॉल्ट, कार्बन 12। उसने कार्बन 12 लिया, कितना लिया? 12 ग्राम लिया। यार कुछ तो वेट लिया होगा ना उसने, तो कार्बन 12 लिया और उसका 12 ग्राम लिया। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया और देखा, फिर कैलकुलेट किया कि यार 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने कार्बन के एटम है। उसने कैलकुलेट किया, उसने देखा कि कार्बन के एटम पता है कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। तो उसी को उसने बोल दिया कि यार यही हमारा जो है 1 मोल है। यही क्या है? हमारा 1 मोल है। तो 1 मोल निकालने के पीछे लॉजिक क्या था? उसने बोला, उसने देखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स है, वही मेरा क्या है? 1 मोल है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स है, वही क्या है? हमारा 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल कितना हो गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सर ये इतना इतना नंबर हो गया, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और भी बातें करेंगे इसके बारे में। पहले कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, सुनना है ध्यान से। सबसे पहले एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो एक बार बताओ, कोई आपको बोले कि मेरे पास 60 बुक्स है, तो कितने दर्जन हो गए वो बताओ? 60 बुक्स कितने दर्जन है? 5। 5. 5. आपने क्या किया? 60 को 12 से डिवाइड ही किया, मतलब जितने भी थे उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा?
कि सर जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको किससे डिवाइड करूं, एवोगेड्रो नंबर से। हो गया काम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स मिल जाएगा। ये तब है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिया हुआ तो वेट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर। Number of particles are given. In that case, how to calculate number of moles? So moles is equals to number of particle divided by Na, right? But मान लो if weight of species is given. Sir, can you show last slide? हाँ, just a minute बेटा। Okay, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो वो तो क्लियर हो गया। अगर वेट ऑफ स्पीशीज गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे, कि कितना वेट दिया गया है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। सिंपल सी बात। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। थर्ड, अगर वॉल्यूम दिया गया है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, बट लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो यहां पे मजेदार बात आएगी, एक इक्वेशन है जो याद करनी पड़ेगी आपको, वो होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। सर इसके अंदर कौन क्या है बेटा? P जो है, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ये नाम से ही पता चल रहा है इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। T मतलब टेम्परेचर। तो एक तरीके से आप ये समझो कि 5 पैरामीटर है, 5 में से 4 वेरिएबल है, एक तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर जो है ये चारों है अलग, बाकी R तो कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये समझने के लिए अब आपको प्रेशर जो है उसके बारे में पता। हाँ, मैं कांस्टेंट का वैल्यू बताता हूँ, वो कांस्टेंट का वैल्यू मैं बताता हूँ। अब थोड़ा बहुत प्रेशर का भी पता होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो उसका यूनिट क्या होता है एंड ऑल। तो पहले प्रेशर की बात करते हैं, फिर हम आर की बात करेंगे। तो पहले यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखो अभी नॉर्मल मुझे बताओ कि एटमॉस्फेयर, नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर कितना है, बताइए। 1 ATM सर। 1 ATM है, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। बट ये ATM प्रेशर जो है एक दूसरे स्केल पे, इसका जो कन्वर्जन है, जैसे होता ना 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना मीटर होगा, ऐसे यूनिट कन्वर्जन टाइप की बात कर रहे हैं हम। वो होता है 760
mm of Hg, मतलब एक कोई ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी फिल कर दो आप, किसी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी फिल कर दो, Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फिल करने पे अगर उस मर्क्यूरी का हाइट 760 mm है, अगर उस मर्क्यूरी का हाइट 760 mm है, मतलब वो हाइट का मतलब है कि वो 1 atm प्रेशर के इक्वल है, उतना हाइट 1 atm प्रेशर के इक्वल है। अगर mm में है तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। बाकी 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होगा, प्रेशर का यूनिट पास्कल। वन 1.01325 बार होगा, बार हो गया, एटीएम हो गया, पास्कल हो गया, mm ऑफ Hg हो गया, सब यूनिट प्रेशर की पढ़ ली हमने, राइट। आर का वैल्यू, किसी ने मुझसे पूछा था आर का वैल्यू क्या है, उससे पहले एक बार वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है 1 लीटर वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, 1000 ml। जो 1 ml होता है उसे ही बोलते हैं 1 cc या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, जो बाइक का इंजन होता है उसके लिए यूज करते हैं ना हम कि कितने सीसी का इंजन है, वो वॉल्यूम की बात करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है। अब एक बार बताओ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था ना 1000 ml होता है, ml की जगह सीसी लिख दो, मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होगा, बताओ। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होगा बेटा, 0.01 मतलब 10⁻²। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा, ये 1000 हो गया, सेंटीमीटर की जगह लिखा 10⁻² मीटर इसका क्यूब। तो बेटा 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब आ गया, 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। अब देख लो चाहे से 10⁻² का क्यूब करोगे तो 10⁻6 बनेगा ना। तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होना चाहिए, 1 लीटर में कितना ml होता है, सब पता है। लास्ट आर की वैल्यू की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर का जो वैल्यू होता है बेटा वो होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये यूनिट है आर का। दूसरा 8.314, ये अब यूनिट है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये अलग यूनिट में है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक और होता है 1.98, 1.98 है कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये तीन वैल्यूज है, 0.0821, 8.314 एंड 1.98, तीनों यूनिट के साथ याद रखेंगे, यूनिट के साथ याद रखेंगे, ठीक है। देखो 1.98 कैन बी रिटर्न नियरली टू, 1.98 जो है उसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए नियरली टू भी यूज कर सकते हैं। लास्ट वैल्यू है बेटा 1.98 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ठीक है, बाकी बातें जो भी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वॉल्यूम के मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले हमने देखे कि पार्टिकल दिया है तो कैसे निकालेंगे, वेट दिया है तो कैसे निकालेंगे, थर्ड जो है वॉल्यूम दिया है तो कैसे निकालेंगे। उस फॉर्मूले तक पहुंचे नहीं है हम, अभी पहुंचेंगे। पहुंचने से पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा पीवी इक्वल टू एनआरडी, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे, ठीक है। टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ओके। आई होप जो पढ़ाया समझ में आया अच्छे से, टफ नहीं था, टफ लगा तो एक बार रिवाइज